नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल धार्मिक एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जो स्त्री पुरुषों में असंतुष्ट होती है वह स्त्री अपने पति के सामने यह 3 नाटक अवश्य करती है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। चरित्रहीन स्त्री के लिए बदचलन, स्त्री के लिए अपना धर्म, अपना कर्म और अपने लोग हमेशा से ही पराये होते हैं। कहते हैं कि जो स्त्री अपने परिवार को, अपने लोगों को और अपने धर्म को नहीं मानती है, समाज में लोग उसे बदचलन ही कहते हैं। इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्त्री पर पुरुषों से असंतुष्ट रहती है वह स्त्री अपने ही पति के सामने कौन सी 3 नाटक करती है। आज के ये जरूरी बातों को आप सभी अंत तक अवश्य सुनिएगा। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज की यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। साथ ही बंधुओं, इस चैनल पर अगर आप मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। साथ ही मित्रों, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं। कहते हैं कि मित्रों, प्रेम के भीतर कभी भी उम्र नहीं छिपी होती है। कहते हैं कि जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वे न तो उम्र का लिहाज करते हैं, न ही धर्म का लिहाज करते हैं और न ही अपनों का लिहाज करते हैं। बंधुओं, इसी तरह एक बार की बात है, एक नगर में बहुत ही धनी सेठ रहता था। बंधुओं, वह सेठ करीब अपनी 62 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका था, यानी कि वह आधा वृद्ध हो चुका था। अपने जीवन की आधी आयु को वह सेठ जी चुका था। मित्र बंधुओं, इसी तरह इस उम्र में भी सेठ का विवाह नहीं हुआ था, परंतु सेठ चाहता तो अपनी बेशुमार धन दौलत की वजह से कहीं से भी विवाह कर सकता था। परंतु मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य और दुर्भाग्य विधाता ही लिखते हैं। जो विधाता लिखते हैं वही होकर रहता है। बंधुओं, इसी तरह आधी आयु पूरी करने तक भी उस सेठ का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद में सेठ बहुत परेशान रहा करता था, और जब सेठ पूरी 62 वर्ष की आयु पूरा कर चुका था तो सेठ बड़ा ही चिंता में पड़ने लग गया। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास खूब धन है, धन दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, खूब सारा मेरे पास पैसा है और मैंने अपने जीवन में केवल धन ही कमाया है। परंतु अब मेरी आधी वृद्ध आयु हो चुकी है। अब मेरे मर जाने के बाद में मेरे इस धन दौलत को कौन संभालेगा? आखिर इसका असली हकदार कौन बनेगा? बंधुओं, फिर इसी तरह गांव के कई बुद्धिमान लोगों से सेठ ने जब चर्चा की तो उस चर्चा को लेकर उन बुद्धिमान लोगों ने, उन वरिष्ठ लोगों ने सेठ को अच्छे अच्छे रिश्ते बताए और सेठ से कहा कि तुम विवाह कर लो, और विवाह के बाद में जब तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री होगी तो ही तुम्हारी इस पूरी जायदाद के असली हकदार बनेंगे। इसी तरह फिर मित्रों, सेठ के पास खूब सारा धन था। धन की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी, तो सेठ अपने विवाह योग्य लड़की देखने के लिए चला जाता है। मित्रों, जब लड़की के घर सेठ जाता है और अपनी वधू को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो सेठ की पत्नी करीब 19 वर्ष की एक नई युवती, एक लड़की थी। दरअसल उसके बाद में सेठ उस लड़की को देखकर, उस स्त्री को देखकर प्रसन्न करते हैं और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, फिर इसी तरह उस युवती स्त्री का विवाह उस वृद्ध सेठ से कर दिया जाता है। प्रिय दर्शक, उसके बाद में उस जवान युवती लड़की से विवाह करके अपने घर ले आता है। तो जब सेठ अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो दूसरे दिन ही सेठ अपनी पत्नी को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर इसी तरह जब रात्रि का समय होता है और सेठ जब अपनी पत्नी के पास समागम करने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसे आसपास भी नहीं आने देती थी, क्योंकि वह वृद्ध था।
दोस्तों, अगर कहा जाए तो उस सेठ की उम्र उस जवान युवती लड़की के पिता के समान थी और देखा जाए तो यह एक पाप के समान ही था। उसके बाद जब भी सेठ की वृद्ध आयु के रूप में अपने पति को देखती तो वह स्त्री पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। और तो और मित्रों, वो जवान युवती स्त्री सेठ की नई दुल्हन जो थी वो अपने ही पास के वाले एक सेठ के ही लड़के से प्रेम कर बैठती है। और यहाँ मित्रों, जब भी वृद्ध सेठ पास आने को चाहता वह स्त्री अपने आसपास भी नहीं आने देती, अपने हाथ तक को भी नहीं छूने देती। वो जवान सेठ की पत्नी, और जैसे ही मित्रों रात्रि का समय होता है तो वह सेठ चुपचाप लाचार होकर के सेठ अपनी पत्नी से दूर होकर चला जाता है बाहर और एकदम अलग सो जाता है। अगले ही दिन सुबह में मित्रों वह सेठ की पत्नी अपने वृद्ध पति से झूठ बोलकर बहाना बनाकर के बगल के रहने वाले उसी सेठ के लड़के से मिलने के लिए चला जाया करती थी। इसी तरह मित्रों काफी दिनों तक चलता रहा। सेठ ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि सेठ अपनी इस पत्नी को खोना नहीं चाहता था। बार बार इस चीज को सोचता था कि मेरी आधी आयु बीतने के बाद तो मेरी भी शादी हुई है, और अगर यह भी कहीं मुझे छोड़कर चली गई तो लोग बातें बनाएंगे, लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ताने मार मार कर ही मार देंगे। लोग कहेंगे कि खूब धन कमाया, खूब नाम कमाया, परंतु संतान नहीं कमा पाया। मित्रों, इसी तरह सेठ कुछ नहीं कहता और सेठ की जवान पत्नी रोजाना नए नए वस्त्र खरीद कर लाती, सेठ के कमाए हुए धन को खूब उड़ाती। फिर जैसे ही सेठ अपनी पत्नी की लगाम कसने को चाहता, अपनी पत्नी को थोड़ा भी डांटता, तो सेठ की युवती स्त्री व पत्नी उसे उसकी वृद्धावस्था का बार बार हवाला देती और उससे कहती कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था हो चुकी है, तुम मेरे लायक नहीं हो, परंतु मैं तुम्हारे इस वृद्धावस्था में भी तुम्हारा साथ दे रही हूं। यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं सेठ अपनी पत्नी से ही बहुत परेशान हो चुका था। उसके बाद जब सेठ एक दिन जब अपने नगर में घूमने के लिए जाता है तो उसको उसके कई सारे वृद्ध मित्र मिल जाते हैं। जब सेठ को सेठ के मित्र मिलते हैं तो सेठ के मित्र सेठ से कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी तो रोजाना रात्रि को सेठ के बेटे के पास जाती है, तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिय मित्रों, उसके बाद में सेठ उनके पास और देर नहीं रुकता है। सेठ अपने मित्रों की इस बात को एक ताने के समान ही मान लेता है। उसके बाद में सेठ जैसे ही अपने घर आता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो सेठ अपनी पत्नी से साफ शब्दों में कह देता है कि सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं चाहता हूं कि अभी और इसी वक्त तुम मुझे छोड़कर अपने घर चली जाओ, अपने पीहर चले जाओ। मैं जैसे पहले था मैं वैसे ही अब भी रह लूंगा। मैं केवल तुम्हें अपनी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए लाया था, अपने इस वंश का वंश चलाने के लिए लाया था, परंतु तुम मुझसे विवाह करके सबसे बड़ा मौका का फायदा उठा रही हो और खूब सारा धन को ऐसे ही पानी में बहा रही हो। और मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मुझे वृद्ध अवस्था को लेकर घिनौना बात कहती और मुझे छोड़ जाने का धमकी देकर आपने आप को लाचार बताती हो कि मैं एक जवान युवती हूँ। फिर मित्रों, उसके बाद में वह सेठ अपनी उस बदचलन पत्नी को वहां से भेज देता है और अपनी सारी जमीन जायदाद, अपने सारे धन को गरीबों में बांट देता है और फिर सादा जीवन जीने लगता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि जब कोई स्त्री गैर मर्दों से समागम बनाती है, गैर मर्दों से आसक्त होती है, तो अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने कौन सी 3 नाटक करती है। मित्रों, पहला, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वह अपने पर, अपने प्रेमी को, अपने घर वालों के, अपने पति के सामने अपना कोई मित्र, बंधु या भाई बनाकर ही पेश कराती है, क्योंकि उसे केवल अपने प्रेमी के बारे में ही दिखता है, अपने धर्म के बारे में नहीं दिखता है। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है, जो स्त्री होती है वो पुरुष में आसक्त होती है, जो वेश्या रूप धारण करती है वह कर्म, धर्म सब कुछ भूल जाती है।
दूसरा है जो स्त्री पुरुष में आसक्त होती है, वह बार बार अपने घर से बाहर जाने का नाटक करती रहती है, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को झूठ बोल देती है। मित्रों, तीसरा है जो स्त्री पुरुष में आसक्त होती है, वह अपने परिवार को, अपने पति को बार बार नीचा दिखाने, उन्हें बार बार उनकी कमजोरी का हवाला देती रहती है, कोशिश करती है, जिससे वे अपने मन के भीतर से बीमार हो जाती है और अपनी इस लाचारी को घेर लेती है। मित्रों, जो स्त्री पुरुष में आसक्त होती है वे 3 नाटक अवश्य ही करती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सहदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।